नमस्कार। और नामों से भरा हुआ, लेकिन हमारा काम यहाँ सिर्फ फैक्ट्स दोहराना नहीं है। हमारा मकसद है इस बिखरी हुई जानकारी को एक कहानी में पिरोना, ताकि ये समझा जा सके कि इतना बड़ा, इतना ताकतवर साम्राज्य आखिर ताश के पत्तों की तरह ढह कैसे गया। हम 1707 में औरंगजेब की मौत से शुरू करेंगे और 1857 तक के सफर को देखेंगे, जब सब कुछ खत्म हो गया। बिल्कुल। और ये कहानी सिर्फ बादशाहों की हार जीत की नहीं है। ये कहानी है एक एक सिस्टम के फेल होने की। कैसे एक मजबूत केंद्रीय सत्ता की पकड़ ढीली पड़ती है और छोटी-छोटी ताकतें सिर उठाने लगती हैं। ये भारत के इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने आने वाली 2 सदियों के लिए, आप कह सकते हैं, देश की तकदीर तय कर दी। तो चलिए इसी कहानी की परतें खोलते हैं। हमारे नोट्स में 1707 को एक बड़े टर्निंग पॉइंट की तरह दिखाया गया है। यहीं से महान मुगल और उत्तरवर्ती मुगल का फर्क शुरू होता है। ये इतना बड़ा विभाजक क्यों है? औरंगजेब की मौत में ऐसा क्या खास था कि उसके बाद सब कुछ बदलने लगा? ये सवाल ही मतलब पूरी इस कहानी की जड़ है। देखिए, महान मुगल यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक के 6 बादशाह। हाँ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। शाहजहां, औरंगजेब, बिल्कुल। इन्होंने एक विशाल साम्राज्य बनाया, उसे चलाया और उसका विस्तार किया। उनके पास अपनी सत्ता थी, अपना दबदबा था। लेकिन 1707 के बाद जो शासक आए, जिन्हें हम उत्तरवर्ती मुगल कहते हैं, वो विरासत में मिले साम्राज्य को संभाल नहीं पाए। वो कमजोर थे, फैसले लेने में नाकाम थे और अक्सर दरबार में बैठे अमीरों के हाथों की कठपुतली बन जाते थे। इसलिए 1707 वो लाइन है जहां से मुगल साम्राज्य की बुलंदी, आप कह सकती हैं, ढलान में बदलनी शुरू हो जाती है। मतलब औरंगजेब के जाने के बाद जो एक खालीपन बना, बिल्कुल। उसे कोई भर नहीं पाया। हम्म, और इसी दौर में, जैसा कि हमारे सोर्स बताते हैं, हम्म, दरबार साजिशों का अड्डा बन गया। जी, प्रांतों ने खुद को आजाद करना शुरू कर दिया बिल्कुल। और बाहरी हमलावरों को भी भारत में घुसने का मौका मिल गया। एकदम सही। जब केंद्र कमजोर होता है तो यही होता है, हर कोई अपने लिए सत्ता का एक छोटा टुकड़ा हथियाने की कोशिश करता है। और मुगल दरबार में तो यही हो रहा था। अमीर और सेनापति अब बादशाह के वफादार नहीं रहे, वो किंग मेकर बन गए थे। इसी किंग मेकर वाली बात पर आते हैं। औरंगजेब के बाद बादशाहों की एक लंबी लिस्ट है। बहादुर शाह प्रथम, जानदार शाह, फर्रुख सियर। क्या एक एस्पिरेंट को ये सब रटने की जरूरत है, या फिर कुछ खास बादशाह और उनके दौर की घटनाओं को समझना ज्यादा जरूरी है? देखिए, रटने से कहीं ज्यादा जरूरी है पैटर्न को समझना। कुछ बादशाहों के दौर में ऐसे फैसले लिए गए हम्म, जिनका असर बहुत दूर तक हुआ। हम्म, जैसे औरंगजेब के तुरंत बाद आए बहादुर शाह प्रथम। हम्म। उन्हें खफी खान जैसे इतिहासकारों ने शाह ए बेखबर तक कह दिया। शाह ए बेखबर। अच्छा। जी, ऐसा इसलिए क्योंकि वो राजकाज के मामलों से थोड़े लापरवाह थे और चीजों को टालते रहते थे। उनकी नीतियां भी थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती हैं। जैसे उन्होंने मराठा राजकुमार साहू को रिहा तो कर दिया और उन्हें सरदेशमुखी का अधिकार भी दे दिया, पर चौथ का नहीं दिया। ये चौथ और सरदेशमुखी में क्या फर्क था और ये आधा अधूरा फैसला क्यों लिया गया? बहुत अच्छा सवाल है। ये दोनों मराठा टैक्स सिस्टम के हिस्से थे। सरदेशमुखी एक तरह का 10% टैक्स था, जो साहू को दक्कन के सबसे बड़े देशमुख, मतलब मुखिया होने के नाते मिलता था। ये उनके अधिकार को मान्यता देना था। लेकिन चौथ, जो कि कुल राजस्व का 25% यानी एक चौथाई होता था, वो असल में मराठा आक्रमण से बचने के लिए दी जाने वाली एक तरह की प्रोटेक्शन मनी थी। अच्छा। तो चौथ ना देकर बहादुर शाह ने मराठों को पूरी तरह से दोस्त बनाने का मौका गवा दिया। वो नाराज ही रहे। यही उलझन भरी नीति उन्होंने सिखों के साथ भी अपनाई। और बहादुर शाह के बाद तो किंग मेकर्स का खेल खुलकर सामने आ गया। जहांदार शाह को तो भारत का पहला कठपुतली शासक भी कहा जाता है। पर यह सोचना थोड़ा अजीब है। बादशाह के पास सेना, किला, सब कुछ होता था। ये किंग मेकर्स इतने शक्तिशाली कैसे हो गए कि वो जिसे चाहे गद्दी पर बिठा दें? इनकी शक्ति का स्रोत क्या था? उनकी शक्ति का स्रोत था दरबार में गुटबाजी और बादशाह की अपनी कमजोरी। जहांदार शाह को गद्दी पर बिठाने वाला था उसका वजीर जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान के पास अपना गुट था। अपनी सेना थी और वो जानता था कि शहजादे आपस में ही लड़कर मर रहे हैं। उसने एक शहजादे का साथ देकर उसे बादशाह बना दिया और बदले में सारी असली ताकत अपने हाथ में ले ली। उसने जजिया कर खत्म करने जैसे कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन उसने इजारा प्रथा भी शुरू की। ये इजारा प्रथा क्या थी? हमारे नोट्स में लिखा है कि इसने कृषि व्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचाया। इजारा प्रथा का मतलब था राजस्व वसूलने का ठेका देना। सरकार सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को किसी इलाके का टैक्स वसूलने का अधिकार बेच देती थी। अब जिस ठेकेदार ने सबसे ज्यादा पैसा दिया है, वो किसानों से ज्यादा लगान निचोड़ने की कोशिश करेगा ताकि अपना मुनाफा कमा सके। इससे किसानों का शोषण बढ़ा होगा।
बिल्कुल। शोषण बढ़ा और खेती बाड़ी बर्बाद होने लगी। जी। ये एक, आप कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म नुकसान का सौदा था। और ये कठपुतली का खेल फर्रुखसियर के समय में भी जारी रहा, जिसे सैयद बंधुओं ने बादशाह बनाया था। ये सैयद बंधु कौन थे और ये इतने मशहूर क्यों हुए? अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, ये दो भाई थे जिन्हें भारतीय इतिहास में सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। ये उस दौर के सबसे ताकतवर किंग मेकर थे। इन्होंने ही जुल्फिकार खान और जहांदार शाह को हटाकर फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाया। लेकिन फर्रुखसियर के दौर में दो ऐसी बातें हुईं जिनका असर भारत के भविष्य पर बहुत गहरा पड़ा। एक, 1716 में सिख नेता बंदा बहादुर को बड़ी क्रूरता से मार दिया गया, और दूसरा, 1717 में फर्रुखसियर ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान यानी शाही आदेश जारी किया। हाँ, ये 1717 का फरमान, ये तो मतलब एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। इसने कंपनी को बंगाल में बिना टैक्स दिए व्यापार करने के अधिकार दे दिए थे। ये तो एक बहुत बड़ी गलती लगती है। ये गलती नहीं, एक ऐतिहासिक भूल थी। इस एक फरमान ने अंग्रेजों को भारतीय शासकों के मुकाबले एक बहुत बड़ी आर्थिक बढ़त दे दी। लेकिन विडंबना देखिए, जो बादशाह अंग्रेजों को इतनी बड़ी ताकत दे रहा था, वो खुद अपने ही दरबारियों के हाथ की कठपुतली था। जल्दी फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं में अनबन हो गई, और 1719 में सैयद बंधुओं ने मराठों की मदद से फर्रुखसियर की हत्या करवा दी। बादशाह की हत्या? जी, ये पहली बार था कि किसी अमीर ने बादशाह का कत्ल करवाया हो। इससे मुगल सत्ता का बचा खुचा इकबाल भी खत्म हो गया। इसके बाद मोहम्मद शाह का लंबा दौर आता है, 1719 से 1748 तक। उनका एक निकनेम भी था, रंगीला। ये नाम उनके बारे में क्या बताता है? क्या उनके दौर में साम्राज्य को सबसे बड़े झटके लगे? शाह को राजकाज से ज्यादा कला, संगीत और ऐशो आराम में दिलचस्पी थी। जब बादशाह ही रंगीला हो तो साम्राज्य का क्या होगा? इसी का फायदा उठाकर बड़े बड़े सूबेदारों ने अपने राज्यों को लगभग आजाद घोषित कर दिया। निजामुल मुल्क ने दक्कन में हैदराबाद की नींव रखी, सादात खान ने अवध को संभाला और मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को। तो मतलब केंद्र का कंट्रोल लगभग खत्म हो गया था। हाँ, ये सब नाम के लिए तो मुगल बादशाह को मानते थे, पर असल में अपने अपने राज्यों के मालिक बन बैठे थे। और जब घर इतना कमजोर हो तो बाहर वालों की नजर तो पड़ेगी ही। इसी दौर में ईरान के नादिर शाह का हमला हुआ। वो मुगल साम्राज्य के ताबूत में एक बड़ी कील जैसा था। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने जो कत्लेआम मचाया और जो लूटपाट की, वो रूह कपा देने वाली थी। वो अपने साथ न सिर्फ बेहिसाब दौलत ले गया, बल्कि शाहजहां का बनवाया मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी ले गया। तख्ते ताऊस और कोहिनूर? जी, इस हमले ने दुनिया को दिखा दिया कि मुगल बादशाह अब सिर्फ दिल्ली के लाल किले का एक कैदी है, जिसके पास कोई ताकत नहीं बची। नादिर शाह के आक्रमण ने तो जैसे साम्राज्य की कमर ही तोड़ दी। इस बिखराव के माहौल में जो बादशाह गद्दी पर बैठा, उसकी हालत तो और भी ज्यादा दयनीय थी। शाह आलम द्वितीय की कहानी तो कुछ ऐसी ही है ना? उनके बारे में तो एक कहावत भी मशहूर है, सल्तनत शाह आलम अज दिल्ली ता पालम। बिल्कुल। इस कहावत का मतलब था कि बादशाह शाह आलम की हुकूमत दिल्ली से पालम तक ही है। पालम जो आज दिल्ली का एक बड़ा इलाका है, तब एक छोटा सा गांव हुआ करता था। मतलब ये एक तरह का तंज था। हाँ, उनकी बेबसी पर एक तंज था। और विडंबना देखिए, उन्हीं के नाम पर दो ऐसी लड़ाइयां लड़ी गईं जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। और उन लड़ाइयों में बादशाह की अपनी कोई भूमिका नहीं थी। आप पानीपत की तीसरी लड़ाई और बक्सर के युद्ध की बात कर रहे हैं। हाँ, 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई। मराठे बुरी तरह हारे। इस हार ने उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम यानी शक्ति का शून्य पैदा कर दिया। अब्दाली लौट गया, मराठे कमजोर हो गए। सवाल था कि इस खाली जगह को कौन भरेगा। इस सवाल का जवाब 3 साल बाद मिला। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद। सही पकड़े। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने अवध के नवाब, बंगाल के भगोड़े नवाब और नाम के लिए मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की मिलीजुली सेना को हरा दिया। इस जीत के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय अब पूरी तरह से अंग्रेजों के पेंशनर बन गए, और उन्होंने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। दीवानी यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। ये तो बहुत बड़ी बात थी। ये भारत के इतिहास का निर्णायक मोड़ था। अब भारत के सबसे अमीर प्रांतों का पूरा राजस्व कानूनी तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में जाने वाला था। मुगल बादशाह अब सिर्फ एक रबर स्टैंप था, जिसकी मोहर लगाकर अंग्रेज भारत पर राज कर रहे थे। असली सत्ता का ट्रांसफर हो चुका था।
तो अब तक की कहानी से ये साफ है कि पतन धीरे धीरे कई दशकों में हुआ। अगर हमें इन सब वजहों को एक साथ समेटना हो, जैसा हमारे नोट्स में माइंड मैप में दिया गया है, तो मुख्य कारण क्या-क्या थे? इसे आप एक मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरह समझ सकती हैं। कोई एक वजह नहीं थी। शुरुआत औरंगजेब की नीतियों से ही हो गई थी। दक्कन में उसकी लंबी और महंगी लड़ाइयों ने खजाना खाली कर दिया। उसकी कुछ धार्मिक नीतियों ने राजपूतों जैसे वफादार सहयोगियों को भी दूर कर दिया। फिर आए कमजोर उत्तराधिकारी जो दरबारी गुटों के हाथ की कठपुतली थे। दरबार में तुरानी, ईरानी, अफगानी, हिंदुस्तानी गुट आपस में ही लड़ रहे थे। और आर्थिक मोर्चे पर जागीरदारी संकट का भी जिक्र है। इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? जरूर। इसे आप एक तरह का संस्थागत दिवालियापन मतलब इंस्टीट्यूशनल बैंक्रप्सी समझ सकती हैं। साम्राज्य कागज पर तो अधिकारियों यानी मनसबदारों की नियुक्ति कर रहा था, लेकिन उन्हें वेतन के बदले देने के लिए असल संपत्ति यानी उपजाऊ जमीन या जागीर थी ही नहीं। अच्छा। ये ऐसा ही है जैसे कोई कंपनी हजारों कर्मचारियों को भर्ती कर ले, लेकिन उनके सैलरी अकाउंट में डालने के लिए पैसे ना हो। समझ गए। इससे पूरी व्यवस्था पर से भरोसा उठ गया और अमीर लोग अपनी जागीरों से ज्यादा पैसा निचोड़ने लगे, जिससे किसान बर्बाद हो गए। और सेना का क्या हुआ? मुगलों की असली ताकत तो उनकी फौज ही थी। फौज भी वफादारी के संकट से जूझ रही थी। सैनिक बादशाह के बजाय अपने सरदार के प्रति ज्यादा वफादार थे। और सबसे बड़ी रणनीतिक भूल, उन्होंने कभी एक मजबूत नौसेना मतलब नेवी पर ध्यान ही नहीं दिया। वो जमीन पर लड़ते रहे और यूरोपीय ताकतें समुद्र के रास्ते आकर पूरे खेल को बदल गई। और इन सब अंदरूनी कमजोरियों के साथ-साथ मराठे, सिख, जाट जैसी क्षेत्रीय ताकतें लगातार साम्राज्य को नोच रही थीं। बिल्कुल। अंग्रेज तो बस आखिरी कील ठोकने के लिए सही समय पर सही जगह मौजूद थे। तो कहानी के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर आते हैं। शाह आलम द्वितीय के बाद अकबर शाह द्वितीय और आखिर में बहादुर शाह जफर। ये तो बस नाम के बादशाह रह गए थे। हाँ, ये कहानी का दुखद अंत था। अकबर शाह द्वितीय के समय तक तो अंग्रेज इतने हावी हो गए थे कि 1835 में उन्होंने मुगल सिक्कों पर से बादशाह का नाम ही हटा दिया। अच्छा, अकबर शाह द्वितीय ने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए लंदन भेजा था। अच्छा। इससे उनकी बेबसी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल। और अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर, जो एक बेहतरीन शायर भी थे। हाँ, उनकी किस्मत में मुगल साम्राज्य का अंत लिखना था। 1857 के विद्रोह में सिपाहियों ने उन्हें अपना नेता घोषित कर दिया, लेकिन विद्रोह की हार के बाद अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें रंगून भेज दिया, जहां गुमनामी में उनकी मौत हो गई। 1 नवंबर 1858 को रानी विक्टोरिया की घोषणा के साथ मुगल साम्राज्य का औपचारिक तौर पर अंत हो गया। तो आज की इस बातचीत को अगर समेटें तो साफ है कि मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक लड़ाई या एक बादशाह की नाकामी का नतीजा नहीं था। ये एक धीमी और दर्दनाक प्रक्रिया थी जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक और संस्थागत हर तरह की कमजोरियां शामिल थीं। औरंगजेब की मौत ने बस इस ढलान को और तेज कर दिया था। बिल्कुल। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि जब एक बड़ा और ताकतवर केंद्र कमजोर पड़ता है तो उसे भरने के लिए कई छोटी छोटी ताकतें उठ खड़ी होती हैं, और कैसे पानीपत और बक्सर जैसी लड़ाइयों ने एक शक्ति के शून्य को जन्म दिया जिसे भरने के लिए अंग्रेज तैयार बैठे थे। ये एक साम्राज्य के अंत और एक नए औपनिवेशिक युग की शुरुआत की कहानी है। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छूट जाते हैं। हमारे सोर्स में अवध, बंगाल और हैदराबाद जैसे उत्तराधिकारी राज्यों यानी सक्सेसर स्टेट्स का जिक्र है, जो मुगल प्रांतों से ही बने के और उन्होंने मुगल प्रशासन की कई अच्छी बातों को जारी भी रखा। तो क्या हमें मुगल साम्राज्य के पतन को सिर्फ एक विनाश के तौर पर देखना चाहिए, या ये एक बदलाव भी था जहां एक केंद्रीय सत्ता की जगह कई क्षेत्रीय ताकतों ने ले ली, और शायद इसी बिखराव ने भारतीय इतिहास की अगले अध्याय की नींव रखी? इस पर जरूर सोचिएगा।